जी हाँ, ये कोई कहीं ना ये कोई गज़ा है, ना ये कोई काबुल या अफ़गानिस्तान है, ना शाम या इराक़। ये जनाब सिंध, और सिंध के भी कच्चा का इलाका जो मशहूर ज़माना कहा जाता है। कच्चा क्या, बिल्कुल पक्के इलाकों के पक्के घर हवेलियाँ, माशाल्लाह महलात उनको कह लें, नौकर चाकर, और उसमें आप जहाँ बहरहाल हुकूमत, वज़ीर, मुशीर सबके होते हुए और चंद मील के फासले पर ये जो आप ऐसा लग रहा है कि मोर्चे में कोई गैर मुल्की और लोग आ गए हैं जिन्होंने इस पे कब्ज़ा किया हुआ है। या अमूमन लोग सवाल होता है ये कच्चा क्या इलाका है, कहाँ से ये हो गया। खैर ये तो अब इसमें मैं तफसील में जाऊंगा, लेकिन नहीं जाऊंगा कि दरिया से लगे बेशुमार ऐसे इलाके सिंध के हैं जिन्हें नो गो एरिया कहा जाता है, जहाँ पर बड़ी आसानी से, उसके साथ में घने जंगलात हैं, वहाँ पर यहाँ से शहरों से अगवा किया जाता है, सड़कों से उठाया जाता है, उन्हें रखा जाता है। ठाट बाट से बड़ा अरसे तक इनका राज चलता रहा। बीच में बहरहाल जो ऑपरेशन हुए उसमें ये ख़त्म हुआ, लेकिन जो पीर की शब से चीखती चिंगाड़ती ख़बरें आना शुरू हुई कि जनाब एक बार फिर डाकुओं ने न सिर्फ जिन लोगों को यरगमाली बनाया था उन्हें मार दिया जान से, बल्कि 3 पुलिस वाले भी हलाक हो गए मुकाबला करते हुए। और फिर आम तौर पर वफाक को सिंध की उसी वक्त ख़बर होती है या ख़बर लेती है जब यहाँ कोई इस तरह का वाक़या हो जिसमें सिंध हुकूमत जो है उसकी हज़ीमत का सामना करना पड़े। कहा गया जनाब के वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब को खुसूसी तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने हुक्म दिया है, कहा है कि वो कराची पहुँचें। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उससे पहले ही हमारे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब चैनलों पर आना शुरू हो गए थे मंगल की शब, और उनका ये कहना था कि सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी है, IG सिंध को हटाया जाए, पुलिस का इंतज़ाम जो इस वक्त चल रहे हैं बेशतर जो सरकर्दा अफसरान हैं उन्हें हटाया जाए। और फिर बहरहाल फिर अगले दिन हमारे वज़ीर आला सिंध यानी कल मुराद अली शाह साहब शिकारपुर पहुँचे, जिन लोगों के साथ ज़्यादती हुई उनके यहाँ दुआ पड़ी, मुआवजा देने का ऐलान किया, और वो कहते हैं कि जनाब सूरत-ए-हाल कंट्रोल हो गई है। और फिर शेख रशीद साहब ने जहां आज सुबह मुलाकात की वज़ीर आला सिंध से, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं सोचा कि आज चला शेख साहब से बहुत दिनों से दुआ सलाम नहीं हुई है, ज़रा जाके ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख साहब को देखा जाए, सुना जाए। देखिए शेख साहब बड़े अच्छे खुशगवार मूड में थे। बहरहाल मुजाहिद बरेलवी साहब, आप मेरे बड़े काबिल एहतराम हैं। सिंध में PTI को कई शिकायत हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो मैंने सुने हैं, लेकिन मैंने बयान करने मुनासिब नहीं समझे। मैं PM साहब को वो भी बताऊंगा, ये मैं उनसे वादा करके आया हूँ। बाकी मेरे ज़िम्मे जो काम है मैं वही काम करूँगा जो आइन और कानून के मुताबिक है, और वो रिपोर्ट मुझे सिर्फ रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है, और मैंने कोई इदारा ऐसा नहीं छोड़ा जिससे इन 72 घंटों में मैंने मुलाकात ना की हो, और सबकी रिपोर्ट है। वैसे ये भी बताता चलूँ कि मैंने शेख साहब से ये सवाल किया था कि हमारे बाकी खास 2 सूबों के तो मुझे गवर्नरों तक के नाम नहीं पता, हमारे सरवर साहब गवर्नर पंजाब का इसलिए पता है कि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट थे, लेकिन ये क्या वजह है कि सूबे सिंध में जो गवर्नर होता है वफाक का, वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई अपोजिशन का लीडर हो, जिसके जवाब में शेख साहब ने कहा कि वो ये रिपोर्ट करेंगे। और फिर मैंने कहा ना कि एक अर्से बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना हुआ, और फिर शेख साहब से जब सलाम दुआ हुई रस्मी, तो सिंध के हवाले से तो सवाल उनसे करना ही था, वो कि ज़्यादा तफसीली मौका नहीं मिला। जी ऐसा लग रहा था कि जब शेख साहब आएंगे तो कराची के मीडिया ने तूफान खड़ा कर दिया, और प्याली में से उबाल, वो क्या कहते हैं, वो इतना काम उठा दिया। बड़ा अच्छा हुआ कि आपके आने से वो जो बेहतर थी बहुत अच्छा, आमद और रहने चाहिए ना, रहने के जी। मज़ीद तफसीली गुफ्तगू शायद मैं आइंदा दिखा सकूँ। हमारे साथ ब्यूरो चीफ ज़िले हैदर हैं जो फॉलो कर रहे थे शेख साहब के विजिट को भी, इस पूरे ऑपरेशन को भी, और फिर सिंध के वज़ीर आला और उनके जो दीगर मुशीर वज़ीर सरगर्म अमल थे, और इस पूरे कच्चे के जो वाक़या, और सानिया बल्कि मैंने जैसे कहा कि एक जंग का जब वो समा था उसके बारे में। जी ज़िले एक तो फौरी सवाल यही उठता है कि आम तौर पर जब वज़ीर दाखिला आता है या वफाक का कोई वज़ीर आता है तो एक कन्फ्रंटेशन का
महाजराई का माहौल पहले ही से पैदा हो जाता है। लेकिन कल शाम जब शेख साहब आए थे तो उन्होंने एयरपोर्ट से ही ज़रा हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू की और कहा कि जी हम ताउन करेंगे सिंध हुकूमत से, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मसला सूबाई हुकूमत का है, किसी मिशन पर नहीं आया हूँ, कोई गवर्नर आज नहीं लग रहा। तो क्या खबरें हैं आपके पास? आज जो गुफ्तगू हुई वज़ीर आला सिंध की वज़ीर दाखिला थे, और फिर उससे भी ज़्यादा अहम दिल्ली ये कि जो अफसरान के तबादले हुए हैं ये इतनी तेज़ी से हुए हैं, यानी मेरे ख्याल से शायद रात को सोए होंगे तो DIG होंगे, सुबह उठे तो रिटायर्ड। शायद कहते हैं जी खबर करो कराची में ज़िले। जी शुक्रिया मुजाहिद साहब। जो वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद वो आज कराची पहुँचे थे और CM सिंध के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। जो मेन एजेंडा था वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, जो कि कच्चे के इलाके में आपके सामने जो ऑपरेशन चल रहा है जिसको आज छठा रोज़ है, जिसमें कई पुलिस एहलकारों की शहादत हुई है। 12 से ज़ायद अफराद जो मुगवी थे उनको बाजियाब कराने की कोशिश की गई है, 10 के करीब जो है उनको बाजियाब कराया गया। इस इशूज़ पर बातचीत हुई थी। दूसरा जो मेन एजेंडा था इसका ये था कि अगर पुलिस वहाँ पर सही काम नहीं कर रही है, पुलिस की कारकर्दगी पे, क्योंकि वहाँ सवालिया निशान पैदा हुआ था जिसकी वजह से ये अफसरान भी तब्दील करने पड़े थे, तो कोशिश ये की जा रही थी वफाक की जानिब से कि वहाँ पे रेंजर्स या फिर पाक आर्मी के दस्ते को तैनात किया जाए ताकि वो ऑपरेशन में हिस्सा ले सकें, जिस पे वज़ीर आला सिंध जो है वो एग्री नहीं हुए। उनका कहना ये था कि हमें हर किस्म की, हमारे पास असला मौजूद है, ड्रोन मौजूद है और दीगर हथियार मौजूद है, मजीद 200 दस्ते जो हैं वो पुलिस कमांडोज के वहाँ भेजे गए, इसलिए फ़िलहाल उनको ज़रूरत नहीं है। तो इस अमूर पर बात हुई। इसके अलावा कराची की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, मुनशियात फरोशों के अड्डों को ख़त्म करने पे बात हुई है। इसके अलावा जो स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है उस हवाले से भी उनकी यहाँ पे बात हुई थी। जहाँ तक मेरा सब दूसरा सवाल था आपका कि तब्दीली का, तो ये एक सियासी तब्दीली थी। नासिर आफ्ताब जो कि DIG लाड़काना थे उनको तब्दील किया गया। नासिर आफ्ताब का नाम सिंध पुलिस में एक रिस्पेक्टेबल नेम है और उनको दहशतगर्दों से मुकाबले और पुलिस इनकाउंटर में उनका काफ़ी नाम है। CTD में रह चुके हैं, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में SSPs DIG के ओहदों पर तैनात रह चुके हैं, कई ऑपरेशन पे हिस्सा लिया और कामयाब ऑपरेशन किया, उनको तब्दील किया गया। इसके अलावा मक्सी जो थे SSP उनको तब्दील किया गया, उनकी जगह तुनियों को लाया गया, तनवीर तुनियों को। उनकी भी अच्छी सेहत थी, लेकिन उनको क्यों तब्दील किया गया इसकी वजह भी मैं आपको बता दूं, जो हमारे ज़राए ने कंफर्म किया है कि वफाक जो है वो IG सिंध को तब्दील करना चाहती थी। कई अरसे से सूबे में और वफाक में एक चपकलश चल रही थी IG सिंध की तब्दीली के मामले पर। अली मादिल शेख भी कई मरतबा दिल्ली के फ्लोर पर भी ये बात कह चुके हैं कि IG सिंध को फौरी तौर पर तब्दील किया जाए क्योंकि उनकी सियासी मदाखलत जो है वो ज़्यादा है। तो उनको IG सिंध को बचाने के लिए 2 अफसरान की कुर्बानी दी गई। हालांकि 3 अफसरान के नाम लिए गए थे, कामरान फजल का भी नाम लिया गया था जो AIG लाड़काना है, AIG सखर है, उनको भी तब्दील का कहा था, लेकिन वो IG सिंध के ज़्यादा करीबी समझे जाते हैं, नूरे नज़र है, इसलिए उनको बचा लिया गया और ये 2 अफसरान जो कि अच्छी शोहरत के हामिल थे उनको तब्दील कर लिया गया और IG सिंध जो मुश्ताक महर है उनको बचा लिया गया है। जी ज़िले हैदर जो गुफ्तगू, यानी ये जो आपने कहा कि IG को बचाया, कुर्बानी दे दी, ये तो आपने एक बड़ी खबर ब्रेक की है, लेकिन क्या IG को बचा सकेंगे इस पर भी मैं आपसे सवाल करता। लेकिन ये जो ज़्यादा अहम बात ये है ज़िले के, जो आपने माशाल्लाह कराची में जो MQM का जब बड़ा ज़ोर था और जब उनके इलाकों में फिर ऑपरेशन भी आपने देखा होगा, लेकिन इस तरह के टैंक, इस तरह के हथियार, इस तरह बंदूकों समेत उन्हें नाचते गाते हुए नहीं देखा होगा। तो ये डाकू इतने कैसे ताकतवर हो गए? आप ये नहीं समझते कि फिर ये कह सकता है सिंध गवर्नमेंट के जनाब ये असल तो पंजाब के बॉर्डर से आए होंगे, फिर हमारा जो जुनूबी इलाका है, इलाका यहाँ भी बड़े जो आपका सराइकी बेल्ट जिसे कहते हैं कि यहाँ पर एक अरसे से जो है जंगजू जो है वो लश्कर और सिपा और हर तरह के तालिबान, यानी इस तरह का असला तो शायद उन्हीं के पास हम देखते हैं काबुल, कंधार वगैरह में। तो ये इतना असला कैसे आ गया सिंध में, कैसे दाखिल हो गया? क्या कोई सिंध और पंजाब के बॉर्डर के दरमियान कोई ऐसा पोस्टें, चौकियां नहीं होती जो इनको रोकती? कोई खिलौने तो थे नहीं कि लेके आ गए हो जेबों में रख के। ये तो बकायदा टैंक हैं, ये जो आप देख रहे होंगे, ये तो बकायदा ऐसे बड़े बड़े हथियार हैं। बल्कि आज शेख रशीद साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल किया तो खैर उन्होंने मजाक ये कहा, उनसे कहा गया ना कि जी ये इतनी बड़ी बंदूकें कहाँ हैं, तो कहते कि ये कराची में जितनी बड़े जो निहारी वाले होते हैं, जितनी बड़ी उनकी देगें होती हैं, तो कब्वीर की जगह इतने बड़े बड़े तो उनके पास गने होती हैं। खैर ये तो एक, लेकिन ये जो सवाल है ज़िले
और जी देखिए, कच्चे का ऑपरेशन और कच्चे का इलाका जो है ये कोई नई बात नहीं है। अरसा दराज से जो कच्चे का इलाका है वो डाकुओं की जो है उसको अमाजगा समझा जाता है। उनका जो हेडक्वार्टर है वो कच्चे का इलाका है। शिकारपुर और दरिया सिंध के तरफ की जितनी आबादियाँ हैं वहाँ पे इनका काफ़ी असर रसूख है। जंगल का इलाका है तो इनको भागने में, इनको छुपने में आसानी होती है, तो इसका काफ़ी अरसे से वहाँ पे ठिकाना रहा है। कई ऑपरेशन पहले भी हो चुके हैं, पुलिस एहलकारों की शहादत भी हो चुकी है, कई डाकू भी मारे गए। इस ऑपरेशन में भी 6 से ज़ायद डाकू जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, जबकि 3 पुलिस एहलकार जिसमें एक फोटोग्राफर भी है सरकारी, उसने भी जामे शहादत नोश किया है। तो ये इलाका काफ़ी पुराना है। यहाँ पे कई मरतबा ऑपरेशन भी हो चुके हैं और कामयाब ऑपरेशन हुए हैं। कुछ अरसे के लिए इनकी एक्टिविटीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर ये मुनज़्ज़म होते हैं। जब ऑपरेशन के बाद ये मुख्तलिफ ग्रुपों में बट के और वहाँ से फरार अख्तियार करते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद जैसे ही अमन होता है तो ये वापस अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो शुरू कर देते हैं। शुक्रिया। ज़िले हैदर हमें बता रहे थे कि ये जो डाकुओं के पास ये असला ये इतने ताकतवर कैसे हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा उनका जो कहना था कि इस ऑपरेशन के हवाले से जो पुलिस अफसरान को तब्दील किया गया है, तो वफाक क्योंकि आईजी सिंध को हटाना चाहता था, उन्हें सिंध हुकूमत ने बचा लिया, 2 अफसरान की कुर्बानी दे दी। मज़ीद इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, ख़ासतौर पर सखर में अपने नुमाइंदे और फिर सिंध के एक सीनियर वज़ीर से कि वो इसको किस तरह देखते हैं। क्या वाकई ये समझते हैं कि इस बहाने वफाक यहाँ मदाखलत कर रहा है, कोई ऑपरेशन करने जा रहा है, या सॉरी टू से बड़ा लफ्ज़ है कि गवर्नर राज काम करने जा रहा है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और एक अच्छी और खुशाइन बात यह है कि शेख रशीद साहब जो दोनों दिन आए, कल और आज रहे, इस दौरान सिंध हुकूमत ने उनके साथ इस हद तक ताउन किया कि कोई उनके हवाले से तल्ख तुर्श जो है ना तो बयानबाजी हुई, बल्कि वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला की जो मुलाकात हुई उसको भी बड़े खुशगवार माहौल में दिखाया गया। यही नहीं, अब से थोड़ी देर पहले हमारे सिंध के सीनियर मिनिस्टर नासिर अली शाह साहब जो है वो बिल्कुल उन्होंने कहा कि जी वो वज़ीर दाखिला हैं, उनका यहाँ आने का हक़ है और हमें उनके आने पर उन पर कोई एतराज़ नहीं है और हमसे यकीनन वो ताउन कर रहे हैं। और सिंध के कच्चे के इलाके में क्या हो रहा है इस पर हमारे नुमाइंदे करीम बख्श शेर मौजूद हैं। करीम बख्श, ज़रा हमें बताइए क्विक के जब हम 24 घंटे पहले आपसे गुफ्तगू कर रहे थे कल, उस वक्त वज़ीर आला साहब पहुँचे, अफसरान को उन्होंने तब्दील किया और कुछ यानी सख्त इक़दाम उठाने को कहा, पुलिस का हौसला बुलंद किया। ये भी कहा गया कि शायद नई APC यानी जो टैंक वो भी वहाँ पहुँच रहे हैं। तो क्या इसके बाद सूरत हाल में कुछ बेहतरी तब्दीली आई है? क्या आप तोपों की घनगरज जो उधर से कच्चे के इलाके से आ रही थी या फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी, उनमें कुछ कमी आई करीम बख्श? जी मुजाहिद साहब, आपको ये भी बताते जाएं, आज ऑपरेशन का जो 6ठा दिन है और जो वज़ीर आला सिंध ने सख्ती से अहकाम जारी किए हैं कि जो कश्मीर, सखर और शिकारपुर में ऑपरेशन जो तेज़ किया जाए, जिसमें ड्रोन के साथ जो ना उनके ताक़ुब किया जा रहा है जो ख़तरनाक डाकू हैं, और उनके ऊपर जो उनके जो जहाँ वो जो ताक़ुब के जो जहाँ रहाइश थी उन पर जो उनके जो ना जो मसमार किए जा रहे हैं और उनको उनके घर जलाए जा रहे हैं और उनके ऊपर जो ना गोलाबारी का जो सिलसिला अब तेज़ कर दिया गया है। और यहाँ पर जो ना DIG सखर है फिदा हुसैन मस्तोई साहब और अपना जो SSP सखर समूह साहब के जो निगरानी पर सखर जो सिद्धूजा कच्चे का इलाका है और गुदपुर इलाका है, उन पर जो ना सख्त एहलकारों के साथ जो ना ऑपरेशन किया गया है। और जो शिकारपुर में जो है जो DIG नया आया है जो ना मजहर शेख साहब और SSP तनवी तुनियों के यहाँ निगरानी जो ना ऑपरेशन किया जा रहा है। और जो कश्मीर में है वो अमजद शेख की निगरानी पर जो ना ऑपरेशन तेज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो ना डाकू जो ना वहाँ से फरार हो गए हैं।
जी शुक्रिया करीम बख्श। हमें अभी थोड़ी देर पहले ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में बता रहे थे कि पुलिस के आला अफसरान की तब्दीली के बाद जो ऑपरेशन कच्चे के इलाके में हो रहा था उसमें तेज़ी आई है। सिंध के सीनियर मिनिस्टर इस्माइल राहू हमारे साथ हैं। राहू साहब, ये जो कच्चे के इलाके में जो सोशल मीडिया पर और फिर हमारे चैनलों की स्क्रीनों पर जो कुछ दिखाया गया, अब कच्चे का इलाका कोई ये तो नहीं है कोई सिंध से बाहर है, सिंध के अंदर ही है ना। या उधर से अगर हम लाड़काना से आए तो गम्बट की तरफ, फिर दादू से निकले तो दाएं बाएं, थोड़ा बहुत मेरा भी आना जाना उस इलाके में हुआ है। तो ये जो आपने देखा होगा कि ये डाकुओं के पास इतना जदीद असला, तो फिर वफाक को मदाखलत तो करनी थी ना, फिर शेख रशीद साहब को आना ही था ना। और ये भी है कि पुलिस के पास इतने रिसोर्स नहीं होते, हथियार नहीं होते, और उन्होंने यानी पेशकश भी की कि जी आपको क्या चाहिए। तो वफाक की आमद पर मैं वज़ीर आला का तो मैं देख रहा था, उन्होंने बड़े खुशगवार माहौल में गुफ्तगू की वज़ीर दाखिला से, लेकिन क्यों वफाक को आना पड़ा? क्यों आप लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर की जो सिंध में सूरत इतनी संगीन होने दी? राव साहब जी देखें, अभी जो हो रहा है गुजरानवाला में, क्या हो रहा है वहाँ जो गैंग है उसने क्या किया है, उसका नोटिस क्यों नहीं लिया वफाक ने? शुजाबाद में जो हुआ है एक गैंग रेप, वो भी दुल्हन के साथ हुआ है, वहाँ क्यों नहीं उन्होंने नोटिस लिया? तो यहाँ जहाँ जिन मामलात में वफाक को नोटिस लेना चाहिए, यहाँ कैद आ जाए तो वफाक नोटिस नहीं लेता, यहाँ सैलाब आ जाए तो वफाक नोटिस नहीं लेता, या टिड्डी चला जाए पूरी सिंध की फसलें तबाह कर दे तो वफाक नोटिस नहीं लेता, यहाँ कोई भी डिजास्टर आ जाए वफाक नोटिस नहीं लेता, पूरे का पूरा पानी सिंध का बंद कर दिया जाए वफाक नोटिस नहीं लेता। इट्सा जो एक इदारा है, इमरान खान की हुकूमत में जो इस नाम पे आई थी, इस नारे पे आई थी, इस स्लोगन पे आई थी, ये नैरेटिव लेके आई थी कि जी इदारों की हुकूमत होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, कानून की हुक्मरानी होगी। उन्होंने जो तमाम इदारों का हाल किया है वो आपके सामने है। इट्सा जो रेगुलेट करता है पानी को, पूरे दरियाए सिंध के पानी को, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, उसका हाल उन्होंने ये किया है कि सिंध का जो मेंबर है और तमाम दूसरे भी जो बलूचिस्तान का और केपीजे का मेंबर कहते हैं कि भाई ये आपने टीपी कैनाल, तोसा पंजत कैनाल कैसे खोला है, आप नहीं खोल सकते, तो उनको बेइज्जती की जाती है। राव साहब आप बड़े सीनियर एक्टिविस्ट, आपके वालिद को भी मैं जानता हूँ, फाजिल रोहर साहब ने बड़े जद्दोजहद करने वाले आदमी थे, और आप भी माशाल्लाह बड़े सीनियर सियासी तजर्बा रखते हैं। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ जनाब, वफाक को मदाखलत क्यों करनी पड़ी जबकि जो कुछ सिंध में सूरत हाल थी? अब आपने जवाब ही उन पर ये कर दिया कि इन्होंने पानी का क्या किया, इन्होंने इसका किया, तो आप अपना तो सॉरी टू से ये हमें बताएंगे ना कि कैसे हो गए इतने ताकतवर? और आप भी जानते हैं, थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ कि सियासी पुष्पनाई के बगैर, इंतज़ामिया की पुष्पनाई के बगैर, बल्कि ताउन के बगैर, लोग तो ये कहते हैं इनके ये सॉरी टू से इनके जो मुलाजिम होते हैं, हारी होते हैं, ये लोग उधर चले जाते हैं। यानी ये तो आप नहीं कह सकते कि आप ये अमन अमान की हालत आपके यहाँ ख़राब है, वफाक अगर आए तो आप कहें जी आप जवाबी हमला करते हैं, जी गुजरावाला में क्या हो रहा है। चले ये भी मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन इसकी तो आप वजाहत करें ना कि ये इतने ताकतवर कैसे यहाँ हो गए राव साहब? मैं इस बात पे भी आता हूँ, लेकिन जो आपने वफाक की बात की तो मैं इसलिए मुझे कहना पड़ा कि ये वफाक इदारों को तबाह कर दिया है इन्होंने। ये चाहते हैं हर इदारा इनका लोनी बना हुआ हो। ठीक है इन्होंने नेशनल अकाउंटेबिलिटी नेब को बना दिया है, जैसे इन्होंने FIA को बना दिया है, जैसे ये इट्सा को बनाना चाहते हैं, ऐसे ही इलेक्शन कमीशन, अदलिया, तमाम इदारों को। साहब मेरा अपना सवाल है कि ये जो डाकुओं का कहना चाहते हैं, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की का पहले के, तो यकीनन कच्चे का इलाका है, वहाँ बिल्कुल जो हुआ है वो बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है और ना होना चाहिए, उसका फौरन
गवर्नमेंट ने नोटिस लिया है। चीफ मिनिस्टर साहब खुद गए हैं, हमने ऑफिसर्स नए जो हैं वो रिक्रूट किया है, इंक्वायरी कंडक्ट की है। एक पूर्ण किस्म का भरपूर ऑपरेशन चल रहा है वहाँ। कई रेकेट्स वहाँ गिरफ्तार हुए हैं, कई मारे गए हैं, और भी जो है उनको भी हम अरेस्ट करेंगे, चाहे कोई भी हो। कल ये चेयरमैन राहुल बुडोरदाई साहब ने भी बात की है, चीफ मिनिस्टर साहब कई मरतबा इस बात का बरमला अदा कर चुके हैं कि कोई भी होगा, चाहे उसके पुष्ट से कोई भी हो, हम किसी को वोट नहीं करेंगे। लोगों की तहसील शहरियों की सिक्योरिटी हुकूमत का अवली फर्ज है, वो हम अपना पूरा करेंगे। इस वाक़े की इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी और वो रिपोर्ट पब्लिश की जाएगी। ठीक है, चलें इस्माइल लाहौर साहब, आपने ये तो तस्लीम किया ना कि वाकई सिंध में जो सूरत हाल हुई ये और इस वक्त जो है जिस बड़े पैमाने पर जो स्क्रीनें और सोशल मीडिया दिखा रहा है वो एक बहरहाल हकीकत है जिसको दिखाया जा रहा था, दिखाया जा रहा है। और आपने जो सिंध हुकूमत ने यकीनन शाह साहब फ़ौरन वहाँ शिकारपुर पहुँच भी गए, ये भी अच्छी बात है कि मैंने कहा कि आपने खैर वो अपनी आपकी शिकायतें अपनी जगह के गुजरांवाला में क्या हो रहा है, पानी नहीं मिल रहा, ये मिल रहा, लेकिन ये इशू ऐसा है लॉ एंड ऑर्डर का, इसमें तो कोई वफाक और सिंध को एक दूसरे से क्लैश होना भी नहीं चाहिए था। देखिए कितनी खौफनाक सूरत हाल है कोरोना के हवाले से, लेकिन हमारी तवज्जो इस वक्त इस तरफ चली गई। लेकिन कोरोना के हवाले से जो बहुत अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुआ है कि हुकूमत अब जो है ये दावा कर रही है कि उनके यहाँ ख़ुद वैक्सीन की तैयारी हो रही है। जो चाइना से आ रही थी या दीगर फाइज़र से आ रही थी उनकी तादाद बहुत कम थी, फिर आने में वक्त लगता था, फिर वो जो ड्रम्स में आती थी उनको डाला जाता था वो उसमें बड़ा वक्त लगता था, और इसीलिए कोई 3 माह में मुश्किल से कोई 40 लाख लोगों के वैक्सीन लगी। लेकिन अब दावा ये किया जा रहा है कि जो पाकिस्तान में वैक्सीन तैयार होगी, हमारे असद उमर साहब दावा कर रहे थे कि 1 लाख यानी अगले महीने हम इस पोजीशन में हो जाएंगे कि 1 लाख वैक्सीन रोज़ाना हम लगाएं, और इस तरह वो टारगेट यानी जो 70% लोगों के लगना ज़रूरी है कि ताकि फिर इस पर काबू पाया जा सके। इस पर गुफ्तगू करेंगे हम एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद बेरौली आपको खुशामदीद कहता है, और ग़ालिबन इस सदी की ही कह सकते हैं कि सबसे मूज़ी मर्ज़ वबा जिसने लाखों जानें ले ली, ख़ास तौर पर डेवलप्ड कंट्रीज़ में और पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में। तो आपने देखा कि सड़कों पर यानी चौराहों पर लोग मर रहे हैं, शमशान घाट और दफनाने का इंतज़ाम नहीं मुसलमानों के। तो एक हद तक कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में उस तरह का अल्लाह का शुक्र है कि खौफनाक किस्म की ये वबा नहीं आई, ताहम फिर भी हज़ारों की तादाद में हलाकतें हुई, और बीच में तो बहुत तेज़ी से ये बढ़ रहा था। यानी पिछले महीने अगर आप देखें कि 200 रोज़ अमवात हो रही थी, 4000 जो है रोज़ाना कोरोना के केसेस हो रहे थे, लेकिन उसमें अब इतनी कमी आई है, और यकीनन उसमें जो लॉकडाउन किया गया है, जो लोगों को जो मास्क और दीगर जो वैक्सीन लगाई गई है उसके भी मस्बत असरात यकीनन आए हैं, जिसके सबब अब कोई 4.5% कम जाता है। लेकिन एक और जो अच्छी खबर कोरोना वैक्सीन की वजह से ये है कि ज़्यादा हेल्प हमारे ब्रादर मुल्क चाइना ने की थी और उसकी वैक्सीन आई, लेकिन जो तादाद थी उनकी इतनी कम थी कि हम 4 माह में सिर्फ 40 लाख लोगों के ये वैक्सीन लगा सके। और अब खुशखबरी दे रही है हमारे जो कमेटी बनी है कि पाकिस्तानी वैक्सीन तैयारी के हो चुकी है, बस उसको जो है शायद अगले हफ्ते या 2 हफ्ते में लोगों के लगाने शुरू कर दिया जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर असद असलम मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये जो दावा किया गया कि और यकीनन दावा नहीं बल्कि मैं कहूँगा हकीकत ही होगी, क्योंकि डॉक्टर फैसल सुल्तान एक बड़े सीनियर सीजनड और हुकूमत के माविन सेहत हैं, कि पाकिस्तान में वैक्सीन तैयार हो चुकी है। तो इसे क्या हम पाकिस्तानी वैक्सीन का नाम देंगे, ऐसे ही जैसे चीनी वैक्सीन, रूसी वैक्सीन या फाइबर की वैक्सीन? डॉक्टर साहब।
जी, इससे बेहतरी ये होगी कि रेडिली अवेलेबल होगी टू पीपल ऑफ पाकिस्तान। वरना अभी तो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, फिर उसकी कोल्ड चेन मेंटेन करनी पड़ती है, कैसे ट्रांसपोर्ट होगी, कैसे यहाँ पर ऑफलोड होगी, फिर वहाँ से फिर मज़ीद लोड होकर डिफरेंट प्रोविंसेस में जाएगी। तो एक बहुत बड़ा रूट हमने कट कर दिया है। अब ये यहाँ पर ही मैन्युफैक्चर होगी और यहाँ से ही पूरे पाकिस्तान में सप्लाई हो जाएगी। तो कोल्ड चेन की जो प्रॉब्लम जो फेस कर रहे थे राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर इन चाइना और ऑल द वे टू पाकिस्तान, फिर कोल्ड स्टोरेज को एयरपोर्ट पर उतरना, फिर कोल्ड स्टोरेज में शिफ्ट करना, वो हम बहुत बड़ी हैसल से बच जाएंगे और ये रेडिली और फ्रीली और बड़ा क्विकली अवेलेबल होगी टू पीपल ऑफ पाकिस्तान। जी डॉक्टर साहब, यकीनन ये खुशाइन बात है, क्योंकि एक तो हमने शायद करोड़ों रुपया डॉलर बल्कि इसके लिए रखे थे कि हम बाहर से लेंगे। चाइना तो ने तो खैर क्योंकि जैसे ब्रदर हमारा मुल्क है उसने हमें हेल्प करी और मुफ्त वैक्सीन हमें फराहम की, लेकिन इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? यानी आप पाकिस्तान वैक्सीन अगर लोकली तलाश कर लेंगे, एक तो यानी हमें आमतौर पर जब लोकल कोई चीज़ तैयार की जाती है, मसलन वही अगर मोबाइल फ़ोन हो या गाड़ी हो तो शक व शुबहात पैदा हो जाते हैं, या मेडिसन हो। लेकिन एक तो ये लोकल तैयार होगी तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि ये जो बड़ा स्लो प्रोसेस है ना, गालिबन 2% लोगों की लगी है, 40 लाख लोगों की लगी है, तो इससे क्या ये भी फ़र्क पड़ेगा कि ज़्यादा बड़े पैमाने पर ज़्यादा बड़ी तादाद में लगेगी वैक्सीन लोगों के? डॉक्टर साहब डबल से भी ज़्यादा होगी। अच्छा, डबल से भी ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारा टारगेट ही यही है कि जल्द से जल्द 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान उसको वैक्सीनेट कर दें। उसके बाद भी हम भी अमेरिका, यूरोप की तरह और चाइना की तरह लोगों को कह सकते हैं कि अब आप मास्क उतार दें और अपना रूटीन लाइफ की तरफ वापस। शुक्रिया डॉक्टर असद साहब, हमारे साथ पीएमए के सेक्रेटरी जनरल और ख़ुद बड़े सीनियर डॉक्टर हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद। डॉक्टर साहब, अभी हमारी गुफ्तगू हो रही थी डॉक्टर असद असलम साहब से, और डॉक्टर फैसल सुल्तान और हुकूमत के लोग बड़ा दावा कर रहे हैं कि जनाब हमने पाकिस्तान में वैक्सीन तैयार कर ली है, अगले हफ्ते या 2 हफ्ते में हम देंगे। और ये भी कहना है कि 1,20,000 तक लोगों के रोज़ वैक्सीन लगेगी, क्योंकि 4 माह में मुश्किल से हम 40 लाख यानी 2% भी नहीं लगा पाएँ। तो ये जो जब कोई हम सॉरी टू से, मुझे इल्म है कि बड़ी संजीदगी से ये काम हो रहा है, बड़ा इंसानी मसला है, हसास मसला है, लेकिन जो डेफिसिट है गवर्नमेंट का, उनके इदारों का, वो इतना है कि लोग यकीन नहीं करते। लेकिन आप माशाल्लाह सीनियर डॉक्टर भी हैं और इस प्रोफेशन से भी वाबस्ता हैं, फिर डॉक्टरों की तंजीमों के सदर सेक्रेटरी जनरल भी हैं, मरकज़ी अहदेदार हैं। क्या आप समझते हैं कि, और कुछ इस सिलसिले में आपके साथ शेयर किया गया कि जो पाकिस्तानी वैक्सीन लगेगी इतनी बड़ी तादाद में लगेगी और बिला तशख़ीस लगेगी? डॉक्टर सज्जाद जी, बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई। बात सारी ये है कि वैक्सीन पाकिस्तान में तैयार नहीं हो रही है, और अच्छी बात सिर्फ ये है कि जो रॉ मटेरियल है वैक्सीन का वो पाकिस्तान में चाइना की तवस्सुत से आ रहा है, और यहाँ पर हम इसकी फिलिंग कर रहे हैं और उसकी पैकेजिंग कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा तादाद में हो रही है और ज्यादा तादाद में वैक्सीन है। और इसकी ट्रायल भी 18,000 वॉलंटियर्स में पाकिस्तान में इस वैक्सीन के हम कर चुके हैं। इसका नाम कैनसाइनो है, और जो कि सिंगल डोज वैक्सीन है, जिससे बहुत फायदा होगा पाकिस्तानी अवाम को कि एक इंजेक्शन लग जाएगा और वो वैक्सीनेट हो जाएंगे। तो उम्मीद यही है कि काफी तेजी से जब ये आपके पास वैक्सीन की जो मटेरियल मिलना शुरू हो जाएगा, रॉ मटेरियल, तो फिर आप इसी तरह से फिलिंग होगी। लेकिन डॉक्टर साहब, हमें अमूमन डॉक्टर सज्जाद, जब भी कोई ये आता है कि ये पाकिस्तानी ब्रांड होगी, ये लोकल होगी, मुझे इल्म है कि बड़ी मेहनत से सब काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के लोग और ख़ास तौर पर जो सेहत के लोग, लेकिन शुरू में तो खैर बड़ी शिकायतें भी आई कि जो प्राइवेट अस्पताल थे, आपको इल्म है कि उन्होंने बेड लाखों रुपए में दिए। कोरोना भी अभी मैंने सुना है कि कोई 12-14 हज़ार रुपये में लगाया जा रहा है, पता नहीं कौन, सॉरी जो वैक्सीन लगाई जा रही है, पता नहीं कौन सी वैक्सीन है जो इतनी महंगी लग रही है। इसमें आप समझते हैं कि ये बातें पेश नज़र रखी जाएंगी कि आम आदमी के इसी तरह लगे जिस तरह इस वक्त लग रही है? हाँ, मैं समझता हूँ कि देखिए, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अगर ये वैक्सीन जो कि हम बात कर रहे हैं और जो आजकल वैक्सीन लगा रहे हैं, ये हुकूमत फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रही है। अगर कोई पैसे ले रहा है तो बहुत गलत कर रहे हैं। निजी अस्पताल ले रहे हैं डॉक्टर साहब, आपको प्राइवेट अस्पताल ले रहे हैं, मैं तो बता रहा हूँ 12,000 रुपए ले रहे हैं।
नहीं, आजकल आपको जो भी इल्म है? पहले लिया था इन्होंने स्पुतनिक लगा रहे थे, जो कि अब नहीं है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं पर भी वैक्सीन नहीं लग रही है प्राइवेटली। अब सिर्फ साइनोवैक और एस्ट्राजेनेका लग रही है, जो कि प्राइवेटली जो है वो अलाउ की गई है और हुकूमत उनको वैक्सीन देती है, और वो उसके कुछ लोग जो है वो वैक्सीनेट करने के कुछ शायद चार्जेस लेते होंगे, लेकिन वैक्सीन इज ए फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और हुकूमत ऐसे ही कर रही है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई गलत आपकी बात भी ये बात नॉलेज में आई है कि कुछ लोग घर जाकर यही वैक्सीन जो फ्री ऑफ कॉस्ट सरकारी जगहों पे लगाई जा रही है, प्राइवेटली भी लगाई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, वही घर जाके उसके चार्ज किए जा रहे हैं। तो अभी ये चीजें मुझे भी बताई गई है, लेकिन एक्चुअल में गवर्नमेंट ये फ्री ऑफ कॉस्ट सबको लगा रही है। अगर फ्री कॉस्ट होते हुए मैं प्राइवेट अस्पताल का नाम नहीं ले सकता, मैं तो अस्पतालों के नाम भी बता दूं। हाँ, ये जरूर करते हैं कि वो पेस्ट्रियाँ खिलाते हैं, केक खिलाते हैं, सैंडविच खिलाते हैं, जूस पिलाते हैं, कहते हैं जी आइए बड़े आराम से बैठिए, इसलिए 12,000 रुपये ले रहे हैं। में भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी इतला सरकार को होनी चाहिए, शायद नहीं होगी, कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो जो वैक्सीन आजकल लग रही है वो कोई प्राइवेटली किसी ने भी नहीं मंगवाई है। ये गवर्नमेंट ने अपनी कोशिशों से गवर्नमेंट के पास आई है, चाहे उन्होंने खरीदी हो चाहे वो डोनेशन की वैक्सीन है, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बहरहाल इस बात पर तो खुश होना चाहिए, दाद देनी चाहिए, थीन पेश करनी चाहिए कि बहरहाल पाकिस्तान जो वैक्सीन तैयार करेगा उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये जो चंद हज़ार रोज़ाना लग रही हैं ये लाखों की तादाद में हफ्तों में लगेंगी, और इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि 70% से ज़्यादा आबादी कोरोना जब उसके लग जाएगा तो ये मार्च लॉकडाउन ये ख़त्म हो जाएंगे। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेली को इजाज़त दीजिए।